तो बढ़ते हैं, देखो स्क्रीन पर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपके MCQ रहेंगे। चलिए, सो MCQ करने का जो टारगेट होगा वही बिल्कुल सिंपल होगा, ओके, और बेसिकली एक अच्छे एग्जाम्पल्स के आधार पे होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच स्टेज ऑफ, यहाँ पे बात की जा रही है लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, डू चिल्ड्रन इग्नोर द इंटेंशंस ऑफ अदर्स एंड इंस्टेड फोकस ऑन अथॉरिटी एंड द थ्रेट ऑफ निगेटिव कंसेप्शंस। ओके, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इशारे की उपेक्षा करता है और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के, ठीक है, जोर पर ध्यान केंद्रित करता है? तो सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास है, कानून और व्यवस्था है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की है, या फिर सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास है? पहले तो एक पॉइंट्स याद रखिए कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग है, लॉरेंस कोहलबर्ग का कौन सा सिद्धांत है? नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है। 3 इन्होंने स्तर बताए हुए हैं भैया। एक यहाँ पे है इनका, सबसे पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, ओके, सेकंड है इनका परंपरागत स्तर, और भैया थर्ड है इनका उत्तर परंपरागत स्तर। इसके भी 2 स्टेज है, इसके भी 2 स्टेज है, इसके भी 2 स्टेज इसमें बताई गई है। टोटल मान के चलो 6 यहाँ पे उपचरण है, 3 क्या है चरण है और 6 उपचरण है। ओके, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत यहाँ पे दिया है। तो किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करता है और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के जोर पर ध्यान भी केंद्रित करता है? मानो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल से यहाँ पे समझाऊँ, देन देखो हम घर पे हैं और हमारी मम्मा ने बहुत अच्छी प्यारी सी मिठाई बनाई है ना। चलो मानो कि यहाँ पे जो है मावे के पेड़े बनाए हैं जो कि हमें काफ़ी स्वादिष्ट हैं। अब यह क्या है कि यहाँ पे हमें मम्मा ने दिए खाने के लिए कि लो अब खाओ और फिर अब बाद में मिलेंगे भी, जो बार बार नहीं खाना है वरना फिर जल्दी भी फिनिश हो जाएंगे। देन यहाँ पे अभी आपने खाना भी खा लिया, अब आपने ये पेड़े भी खा लिए, तो फिर बाद में खाएंगे, है ना। तो मम्मा ने कहीं बहुत अच्छी सेफ्टी से उनका जो है रख दिया जिससे कि आप लोग उन्हें ना छेड़ें, है ना। तो क्या होता है, जैसे ही आपको यहाँ पे ऐसा दिखाई दे कि मम्मा या तो बाहर चली गई या फिर भैया आपकी छत पे कपड़े फैलाने गई है या फिर यहाँ पे कुछ और कार्य करने लगी या फिर भैया सो गई, है ना, दोपहर में पढ़ के सो गई आराम से, तो आप क्या करते हैं, पहले तो भैया जाके आप डायरेक्ट वहाँ पे जाए किचन में जाते हो और ये देखते हैं कि मम्मा ने वो जो मावे के पेड़े वो कहाँ छिपाए हैं। पहले तो आप उन्हें ध्यान से देखते हैं, फिर देखते हैं मावे के पेड़ आपको मिल गए। अब आप उनमें से उठा के खाएंगे या नहीं खाएंगे। तो जब आपके मन में ये रहता है कि अगर मैं उठा के खाऊंगा तो कहीं मम्मा मुझे पिटाई ना करे, सज़ा ना दे कि जब मैंने आपको कहा था भी नहीं खाने हैं, अभी खा लिया है, ज़्यादा खाओगे तो पेट दर्द हो जाएगा, बीमार हो जाओगे, ओके, लेकिन फिर भी मेरा कर रहा है मन खाने का। तो जब आप इस तरह की डायरेक्शन सोचोगे कि हाँ मुझे मम्मा डांटेगी या सज़ा देगी, और फिर आपने पेड़े वहीं पे झुके तो रख दिए, यानी कि आपने जो एक मान्य कर में कहूँ, आपने उन पेड़ों की चोरी नहीं की, ओके। तो आप क्या कर रहे हैं, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास के अंतर्गत है और ये स्पेशल होता है। देखो आपने भी बहुत किया होगा ऐसे, कभी कभी कुछ स्पेशल ऐसे खाने की चीज़ आती है ना घर पे कि हमें और अच्छा लगता है कि और खा ले, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कम मिलता है तो फिर बाद में भी हम उसकी इच्छा रखते हैं कि चलो बाद में खा लेते हैं। मानो कि कोई चोर है, चोरी करता है, कोई चोर है चोरी करता है और अगर उसे ये भी पता है कि अगर मैं चोरी करूँगा तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, चोरी करने से मुझे दंड या फिर सज़ा भी यहाँ पे हो सकती है, तो भैया वह फिर चोरी नहीं करेगा। तो यही चीज़ है, वह सज़ा और आज्ञाकारिता भी ना, वह इस चीज़ को समझ रहा है कि यह गलत है, अगर मैं करूँगा तो मुझे सज़ा भी मिलेगी। तो ये इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। आगे देखो स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन है। देन यहाँ पे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है बेहतरीन है एकदम। किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है? वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? त्रिभुज के 3 कोणों का योग क्या होता है? पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम बताइए। बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन ये कहता है किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दे सकते हैं? समालोचनात्मक यानी अपसारी सोच, अपसारी सोच यानी कि क्रिएटिविटी थिंकिंग। वहीं जैसा फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं
अब बताइए फर्स्ट ऑप्शन में वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष, देखो इसका यहाँ पे जो है फाइनली आपका एक ही आंसर होगा, और एक ही आंसर क्या होगा कि भैया आपको 1900 कुछ में हुआ होगा, तो यहाँ पे फिक्स है एक ही आंसर है। इसलिए इसमें हमारी समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा कहाँ मिल रहा है, नो एक ही आंसर पे फिक्स है ये। त्रिभुज के 3 कोणों का योग क्या होता है, ओके ये भी एक ही आंसर में फिक्स है। पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिख दो, बता दोगे सौम मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, इस तरह से बता दो यही तो है, या फिर कुछ और भी अपनी तरफ से बना दोगे, नहीं फलाना मंडल है, ढिमकाना मंडल है, ये मंडल है, वो मंडल है, नहीं ना। इसलिए हमें यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा 4 कि बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार करें। तो जो बीज होते हैं भैया देखो, हम कुछ भी यहाँ पे प्लांट्स पौधे लगाते हैं या फिर हम जो है बीज का अंकुरण करते हैं, अंकुरित करते हैं, तो वह कैसे हम उन्हें बोते हैं, कितने उन्हें पानी की आवश्यकता होती है, कैसे किस माध्यम से कितना जो है यहाँ पे गहरा गड्ढा खोदा जाता है उन्हें बोने के लिए, क्या किया जाता है, सारी चीज़ें, कितना उन्हें टेम्परेचर चाहिए, तापमान, किस सीजन्स में यह आपकी फसल होगी या फिर यह पौधा होगा, फिर यह यहाँ पे जो भी हम उगा रहे हैं, तो उसमें हमारे ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे, ढेर सारे आंसर होंगे, ढेर सारे होंगे कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। आखिर ये है हवा इसमें कैसे आती है, कैसे नहीं आती है, हवा की आवश्यकता इसे कैसे होती है। तो जब हम भिन्न भिन्न तरह से अलग अलग डायरेक्शन में पहुँच के क्वेश्चंस को खोजने की कोशिश करेंगे, देन वही चीज़ हमारी क्या कहलाएगी, समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दे सकती है। और यही जैसा मैंने कल आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर आपको कोई ये कहे कि आप अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो आप प्रधानमंत्री बन के क्या करेंगे, तो यह भी समालोचनात्मक सोच का ही एक आधार है। फिर आप उसमें बहुत सारे आइडियाज़ लोगे, हाँ सबसे पहले तो मैं आतंकवादियों को फिनिश कराऊंगा, मैं भ्रष्टाचार रोकूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मैं देश की तरक्की करूंगा, मैं गलत कार्य नहीं करने दूंगा, इस तरह से सारी चीज़ें कन्फर्म आप जो भी आपके मन में है वो आप बताएंगे, ठीक है। इसलिए 4 ऑप्शन बेस्ट है। नेक्स्ट देखो आगे, थर्ड क्वेश्चन है स्क्रीन पर, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। जो निगेटिव हो यहाँ पे हमें वो चूज करना है। उपयुक्त इमारती ढांचा है, अनिवार्य विशेष शिक्षा है, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक है, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं हैं। तो दिव्यांग छात्र की शिक्षा में मानो कि कुछ बालक है जो कि आपके किस में आते हैं, दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं। वहीं दिव्यांग कैटेगरी में हम उन्हीं बालकों को रखते हैं जो कि या तो आपके श्रवण बाधित है, दृष्टि बाधित है, जो सुन नहीं सकते या फिर जो देख नहीं सकते या फिर जो चल नहीं सकते, एक पैर में कोई प्रॉब्लम से, हाथ में कोई प्रॉब्लम से, इस तरह की अलग अलग यहाँ पे जो है एबिलिटीज़ हो सकती है, ठीक है। तो NEP जो 2020 है ये बड़ी ही फेमस रहती है। तो भैया NEP 2020 इस तरह के बालकों के लिए क्या यहाँ पे प्रावधान देती है, तो ये कहती है कि अगर कोई दिव्यांग, मानो कि कोई दिव्यांग छात्र है, कोई पैर से नहीं चल सकता, तो उपयुक्त इमारती ढांचा आप उसके लिए तैयार करें। मानो उसकी क्लास है, ऊपर है, 2nd फ्लोर पे जाके उसकी क्लास है, तो वह कैसे लेगा, तो उसके लिए आप उसी तरह से ये जो आपने यहाँ पे लेवल विद्यालय का, स्कूल्स का बनाया हुआ है, इसी तरह से सीढ़ी वीढ़ी या फिर समतल इसी तरह से बनाना है आपको, जिससे कि वह बालक अपनी व्हील चेयर को लेके अच्छे से ऊपर जा सके अपने 2nd फ्लोर में अपनी क्लास में, ओके। तो इस तरह का आपको उनके लिए करना होगा, ये तो बेस्ट है। हमें वो बताना है जो नहीं होना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और एक ही निजी शिक्षक हो, बिल्कुल। मानो एक क्लास में 30 बच्चे हैं, अब ये जो 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों में कुछ बच्चे प्रतिभाशाली है, गॉड गिफ्टेड है, बहुत ही हाई लेवल के, कुछ सामान्य हैं, कुछ आपके जो है एवरेज वाले हैं, सामान्य हैं, कुछ यहाँ पे जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, और यही कुछ आपके दिव्यांग हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रतिभाशाली बच्चों को ही पढ़ाएंगे या फिर हम सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही पढ़ाएंगे जो आपके रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर जो काफ़ी सुंदर है दिखने में, इस तरह से कुछ भी सोच सकते हैं हम। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। हमें सभी बच्चों को साथ में पढ़ाना है, वह चाहे श्रवण बाधित है, चाहे दृष्टि बाधित है, चाहे दिव्यांग आपका किसी भी कैटेगरी का है, चाहे वह प्रतिभाशाली है, ओके। हमें सबको समावेश एक ही शिक्षा प्रोवाइड करानी है और एक टीचर ही पढ़ाएगा आपको, ठीक है। 30 बच्चों को वही टीचर्स पढ़ाएगा, तो ये भी बेस्ट है। उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं, हाँ बिल्कुल, हम जैसे दिव्यांग हैं बच्चे तो उनके लिए हम कुछ एक्स्ट्रा सामग्री का भी यूज़ करेंगे। अब श्रवण बाधित है तो सुन नहीं सकता तो देखने की चीज़ों से प्रोवाइड कराएंगे, और कोई देख नहीं सकता तो सुनने की चीज़ों से प्रोवाइड कराएंगे, है ना। इस तरह से चीज़ें हम कंफर्म करेंगे। लेकिन सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता, अनिवार्य विशेष शिक्षा, इसलिए सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट है। पूछा ही नहीं दिया गया है, जो NEP 2020 के द्वारा बढ़ावा ही नहीं दे।
अनिवार्य विषय शिक्षा कि अगर कोई दिव्यांग छात्र आया हुआ है तो हम इसे सामान्य बालकों के साथ नहीं पढ़ाएंगे, हम इसे क्लास से ही निकाल देंगे, कहेंगे कि इसके लिए अलग से स्कूल बनाओ, हम नहीं पढ़ाएंगे इसको, ये चल नहीं सकता, ये देख नहीं सकता, ये सुन नहीं सकता, ये बोल नहीं सकता, हमसे नहीं पढ़ाए जाएंगे इस तरह के बच्चे। तो ये चीज़ क्या है, रोंग है, ये चीज़ कभी भी बढ़ावा नहीं देती। इसलिए भैया सभी बच्चों को एक साथ में पढ़ाना है, इसलिए अनिवार्य विषय शिक्षा ये यहाँ पे ऑप्शन रोंग है। नेक्स्ट है 4 क्वेश्चन। समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक गतिविधि है, यांत्रिक, व्यवहारवादी, निष्क्रिय, फिर सामाजिक। देखो समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार जैसे कि हम बात करते हैं वाइगोत्स्की जी हैं और बंडूरा है, तो ये क्या कहते हैं कि बालक जो है अब किस में कैसे सीखता है, समाज में रह के सीखता है, कैसे समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। जैसे एक छोटा बालक होता है, जब जैसे जैसे वो धीरे बढ़ता है तो अपने आस पड़ोस, अपने जो है गांव में, शहर में जहाँ पे भी रहता है वहाँ पे जो है उनके साथ में बातचीत करता है। और अगर उसे हम दुकान पे भेजते हैं कुछ सामान लेने के लिए, वहाँ पे जाता है, कहता है अंकल जी मुझे ये चाहिए, ये दो, तो 2 मिनट अगर बात कर रहा है कि हाँ बेटा आप किसके बच्चे को, मैं उसका हूँ, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, मैं इस क्लास में, तो एक दूसरे से वह क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस कर रहा है ना। ये समाज ही तो होता है। और भाई आपके दोस्त हैं, आपके पड़ोस के दोस्त हैं समाज के, कि मानो उसका वही अंकल है, उसका बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हाँ उसके घर पे जाते हैं, चाय वाय पीते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं, ओके, आंटी अंकल को अच्छे से नमस्ते करके आते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। वो भी आपको कहते हैं बेटा सही से पढ़ना, ये करना, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना। तो ये सारी चीज़ें जो कंफर्म हम कंटिन्यूटी करते ही रहते हैं, तो यह है आपका क्या कहलाएगा, सामाजिक। देखो निष्क्रिय नहीं होगा, यांत्रिक भी नहीं होगा, और व्यवहारवादियों की बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सीखना प्राथमिक रूप से एक गतिविधि है समाज में। समाज में बालक अलग अलग आधार पर सीखेगा, अलग अलग एक्टिविटी करके सीखेगा, एक दूसरे से बातचीत करेगा, संपर्क करेगा, संप्रेक्षण करेगा। तो बेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे 4 ऑप्शन राइट है। और जब समझ आ जाता है तो हम सिर्फ और सिर्फ छोटा ही यहाँ पे अपना एग्जाम्पल्स रखते हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं बनाते। 5 क्वेश्चन है। पहले ब्लैंक के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में ब्लैंक होने की क्या संभावना है। प्रासंगिक पाठ्यक्रम कमी, सामाजिक सहयोग वृद्धि, शिक्षार्थी केंद्रीय शिक्षा शास्त्र कमी, सामाजिक बहिष्कार सुधार। तो देखो क्या प्रासंगिक पाठ्यक्रम के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में कमी होने की संभावना, कमी थोड़ा ही ना होगी। या फिर शिक्षार्थी केंद्रीय शिक्षा शास्त्र होने से भी विद्यार्थियों की उपलब्धि में कमी होगी, नो। बल्कि अगर हमारी जो यहाँ पे एजुकेशन है शिक्षार्थी केंद्रित यहाँ पे होती है तो वो तो बेस्ट है, बाल केंद्रित तो है भाई आज के टाइम में, तो उससे कमी थोड़ा ही ना होगी हमारे सीखने में। सामाजिक बहिष्कार होगा तो उससे विद्यार्थियों की उपलब्धि में सुधार हो। क्या सामाजिक बहिष्कार, समाज से आप जो है निरंतर आपको हटाए जा रहा है, आपको कष्ट दिए जा रहे हैं, दंड सजा दी जा रही है, क्या वह आपके लिए राइट है, नो। बल्कि क्या होगा, सामाजिक सहयोग, सामाजिक सहयोग यहाँ पे आएगा, सामाजिक सहयोग के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि, यहाँ पे आएगा वृद्धि होने की क्या है संभावना है। यही कि अगर बालक समाज में सहयोग के साथ में रहेगा, उसके इस्तेमाल से सभी विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना होगी। यही कहा ना। देखो कभी कभी ऐसा होता है, हम स्कूल जाते हैं और स्कूल में हमें टीचर्स ने होमवर्क दिया, कभी हमें जो है मैथ्स में ऐसा सम्स दिया जो कि हमसे नहीं हो पा रहा है, होमवर्क दिया। अब भी घर पे जो है पेरेंट्स भी मैथ्स वाले नहीं है, या फिर पहले पेरेंट्स ऐसे हैं कि भाई ज़्यादा भी पढ़े लिखे नहीं, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, और सम्स जो है हमारा काफ़ी हार्ड है। फिर हम क्या करेंगे, टीचर भी हमारे साथ नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, देखो कोई ना कोई तो हमारा फ्रेंड्स होता ही है भाई, है ना, हमारे आस पड़ोस में, समाज में, तो हम उसे बुलाएंगे या फिर उसके पास जाएंगे और उसे हम कहेंगे कि ये जो है, जो भी आपका फ्रेंड है, कि मानो मोहन है, मोहन कि मुझसे ये नहीं हो रहा है और थोड़ा आप मेरी हेल्प करेंगे। मोहन कहेंगे आओ आओ बैठो, पहले तो आपका वेलकम है, बैठो चाय पानी लो, और आप उनकी पेरेंट्स को भी अच्छे से जो है, जो आप नमस्ते वगैरह जो भी कर रहे हैं, ठीक है, वो करोगे, पानी वानी पियोगे, बहुत अच्छा आपका वेलकम होगा, एंड आपका एक अच्छा इंट्रैक्शन भी बनेगा, और आप उस बच्चे से सम्स भी पूछ के आएंगे, आपका सॉल्यूशन भी क्लियर हो जाएगा, एंड आपकी समस्या भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यही तो चीज़ है कि सामाजिक सहयोग के साथ में, कि भाई देखो ऐसा नहीं होता कि हम अकेले रह के कुछ ना कुछ कर लेते हैं जीवन में, अकेला कुछ नहीं होता। हाँ जो है समाज है, परिवार है ना, सारी चीज़ें ही मिक्सचर यहाँ पे रहती है। तो इस माध्यम से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और क्या हुआ, जो भाई यहाँ पे इससे सम्स में प्रॉब्लम हो रही थी उसकी उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना। हाँ आप देखो टीचर्स को दिखाऊंगा जाके, और उसने मुझे अच्छे से समझाया, सब कुछ क्लियर है। ओके, सो नेक्स्ट 6 क्वेश्चन।
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वो बताना है। वर्गीकरण के मौके देना, क्रमबद्ध करने के कार्य देना, ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो, मूर्त संसाधन देना। तो सबसे पहले तो ध्यान दें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये किसकी है? ये है जीन पियाजे की। आखिर जीन पियाजे जी कहीं नहीं रहते, ये हर एक जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं ना, हर एक प्रैक्टिस में जीन पियाजे जी अवश्य आते हैं। तो भैया जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई, संवेदी कामक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक। संवेदी कामक अवस्था 0-2 लेवल की होती है और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 ईयर होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये आपकी 7 से 11 साल तक की होती है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18+ एज की होती है। ओके, तो शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए मानो बच्चा 7 से 11 साल के बीच का है, तो एक टीचर्स को क्या नहीं करना चाहिए उसके लिए? तो वर्गीकरण के उसे मौके, देखो इस टाइम पे जब 7 से 11 की उम्र में होगा तो वह चीज़ों का वर्गीकरण अब जो है सही ढंग से कर पाएगा। यानी मानो आपको टोकरी में यहाँ पे 5 फल दिए हुए हैं, जिसमें कि आपका पपाया है, पपीता है, मैंगो है, आम है, बनाना है, केला है, ग्रेप्स है, अंगूर है और यहाँ पे आपकी लीची है। तो अगर हम आपसे ये पूछे कि बताओ आपको यह जो फल है अलग अलग कैटेगरी के, इनका क्या क्या नाम है, क्या ये सभी फल एक समान है या फिर ये अलग अलग है? तो बच्चा बिल्कुल बताएगा ध्यान से कि हाँ सर ये जो मैंगो है ये अलग है, ये यहाँ पे लीची ये फल अलग है और ग्रेप्स अलग है, बनाना अलग है, देन पपाया अलग है। तो आपने सारी चीज़ों का वर्गीकरण अच्छे से बताया यहाँ पे। तो ये हम इस उम्र तक आके धीरे धीरे सीख लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि 7 से 11 साल की स्टेज में है हम और हमें ये भी नहीं पता, तो ऐसा तो नहीं होगा। फिर क्रमबद्ध करने के क्या देना, कार्य देना। मानो अब देखो पहले क्या होता था कि हमें जो है सही से जो काउंटिंग होती है वो भी नहीं आती, कि भाई हम क्या कर दे रहे हैं कि 2 के बाद में 1 किया, 5 के बाद में हमने जो है यहाँ पे 3 किया, इस तरह से, है ना। यानी कि क्रमबद्ध करने के कार्य देना। मानो जैसा 1 से 10 तक हमें यहाँ पे काउंटिंग करने, तो हम बताएंगे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा और फिर हमारा 10 आएगा। ओके, यानी कि क्रमबद्ध करने की हमारे अंदर क्षमता हो गई। मानो यहीं से टोकरी में हमने आपको जो है 2 कैटेगरी के यहाँ पे फ्रूट्स दिए, तो जिसमें कि लीची 10 है और मैंगो हमारे 5 है। हम कहेंगे उन्हें क्रमबद्ध लगाना है, तो लीची 10 है उन्हें क्रमबद्ध लगाएंगे, मैंगो 5 है उन्हें अलग कैटेगरी में रखेंगे। तो हमें चीज़ें पता है, ठीक। फिर है मूर्त संसाधन। बिल्कुल मूर्त संसाधन यानी कि देखने वाली चीज़ें प्रोवाइड कराना। ओके, अगर हम बच्चे को यहाँ पे सिखा रहे हैं कि वर्ग आयताकार ये क्या होते हैं, तो हम उसे वर्ग बना के दिखा रहे हैं चित्र से। आयताकार क्या होते हैं, हम उसे आयताकार का चित्र बना के दिखा रहे हैं। तो जब हम उसे बच्चे को चित्र के थ्रू समझाएंगे तो वह मूर्त संसाधन होगा। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए कि ऐसी समस्याएं देना जिसमें अमूर्तता की आवश्यकता हो। भाई अभी सिर्फ और सिर्फ बालक है तो मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था की स्टेज में यहाँ पे 7 से 11 की, आप कह रहे हैं कि उन्हें ऐसी समस्या दो जिन्हें वह अमूर्तता की उसे आवश्यकता हो। देखो मानो एक बालक है, अगर आप उसे कहेंगे सिंपली कि बताना भैया 2 + 2 कितना होता है, तो वो बिल्कुल इजीली बता देगा 4 होता है। ये तो वो मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, क्योंकि उसे पता है 2 डिजिट है, बस इसे हमें प्लस करना है। लेकिन अगर टीचर्स आप लोगों से पूछे कि बताओ आपको यह सोचना है कि 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 किस संख्या को विभाजित कर सकती है, या फिर मानो कि आपके पास में जो है 120 रुपये हैं, तो मान लो कुछ ऐसा अटपटा सा कुछ चिंतन वाले तर्क वाले अगर हम क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे, अमूर्त जिसमें हो, जो उन्हें दिखाई भी नहीं दे रही हो, तो वह चीज़ अभी क्लियरिटी नहीं सोच पाएंगे। इसलिए यही हमारा जो थर्ड ऑप्शन है क्या होगा, रॉन्ग होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे देखो, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है, शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं के रूप में होता है, निष्क्रिय अभिग्रहण द्वारा होता है, केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी है, वह शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं है। तो सबसे बेस्ट यहाँ पे क्या होगा, देखो एक प्रगतिशील कक्षा में जो अधिगम है वो कैसे होता है। तो भैया अगर बात करें जो एक प्रगतिशील शिक्षा है उसमें अधिगम कैसे होगा। प्रगतिशील कक्षा
कक्षा आपकी वह कक्षा होती है जिसमें कि बच्चों को सक्रिय रूप से खोज माध्यम से एक एक्टिविटीज़ के आधार पर और आलोचनात्मक चिंतन, तर्क वितर्क, सोच विचार संप्रेषण करते हुए सिखाया जाता है। इसमें कोई भी रट्टाफिकेशन इस तरह का कोई भी आपके जो है अंतर्गत क्रियाएं नहीं की जाती। ये होती है प्रगतिशील कक्षा, जो बिल्कुल अच्छी बढ़िया मैच्योर होती है, समावेशी शिक्षा होती है, कक्षा होती है। तो क्या शिक्षकों से हम अधिगमकर्ताओं के रूप में होता है क्या? भाई देखो, टीचर्स अपने आप में परिपूर्ण है। हम टीचर्स को थोड़ा ही ना पढ़ाने आए हैं, टीचर्स हमारा कल्याण करने आए हैं, लेकिन टीचर्स अपना कल्याण करेंगे। निष्क्रिय चीज़ तो वैसे भी, निष्क्रिय शब्द तो वैसे भी रॉन्ग होगा सीटेट का। केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी है, वे शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं। केवल और केवल, अरे भैया क्या बात है, हमारे पेरेंट्स ने हमें पढ़ने के लिए भेजा, केवल और केवल हमारी खुद की जिम्मेदारी है, हमें खुद ही पढ़ना है, टीचर्स लोग हमें नहीं पढ़ाएंगे। तो बताओ भाई, क्या हम सारी चीज़ें सीख पाएंगे? क्या हम पहले से सारी चीज़ें सीखे हुए आए? फिर क्यों हम एडमिशन लें, अपने घर पे ही रह के सीख लेंगे, है कि नहीं? तो ये भी रोग है। सबसे बेस्ट होगा अंतः क्रिया व संवाद द्वारा होता है। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसे होता है? अंतः क्रिया व संवाद द्वारा होता है। वहीं मानो एक यहाँ पे बालक है और वह गणित के जो सवाल है वह हल करता है। अगर उसे कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो वह अपने आसपास जो उसका दोस्त बैठा हुआ है उससे पूछेगा कि मुझे बता दो यह कैसे होगा। ओके, तो आप अंतः क्रिया करें, उसे संवाद कर रहे हैं और उसके साथ में वह आपकी हेल्प कर रहा है और बता रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, एजेटिक आप बिल्कुल सही तरीके से चीज़ें समझ पाएंगे। इसलिए सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए यहाँ पे बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आगे बढ़े और स्क्रीन पर 8 क्वेश्चन है। देखो, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभव की उपेक्षा करनी चाहिए। अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभव को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। अधिगमकर्ताओं के आकलन हेतु एक समान तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। सभी अधिगमकर्ताओं के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करना चाहिए। अधिगमकर्ताओं यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, इन्हें कह रहे हैं जो सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए टीचर्स को क्या करना चाहिए। ऐसे मैं आपको कंप्लीटली बताती हूँ कि क्लास में 30 बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं या फिर 40 बच्चे हैं, फिर 45 बच्चे हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। तो सबकी व्यक्तिगत भिन्नताएँ सब देखने में अलग है, डिफरेंट है। सबकी सोच, क्षमता, विचार, चिंतन, तर्क वितर्क सब डिफरेंट है, अलग अलग है। और भी है, सबके पेरेंट्स अलग है, सबका धर्म अलग है, सबकी मातृभाषा अलग है, लैंग्वेज अलग है, सबका व्यवहार अलग है, सम्मान अलग है, बोल चाल, व्यवहार, वेशभूषा, सारी चीज़ें डिफरेंट है। तो हमारे क्लास में इस तरह व्यक्तिगत भिन्नता रहती है। तो हम इन सभी बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे? तो क्या हम अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभव की उपेक्षा करेंगे या फिर अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभव को शामिल करके उनका संचय करना चाहिए? तो देखो, उपेक्षा नहीं करेंगे या फिर एक समान तरीकों का, भाई कभी एक समान तरीकों का तो इस्तेमाल नहीं कर सकते कि हाँ जैसे राम सीख रहा है एजेटिक श्याम भी वैसा ही सीखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर राम चित्र देख के सीखता है तो इसका मतलब ये नहीं कि श्याम को भी चित्र देख के इंटरेस्ट आता है सीखने में, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कोई ऐसे होते हैं कि चित्र देख के सीखते हैं, कोई सुन के सीखते हैं, कोई स्वयं करके सीखते हैं, कोई अलग अलग एक्टिविटीज से सब सीखते हैं। तो एक समान तरीके का इस्तेमाल थोड़ा ही ना करेंगे। और यहाँ पे जो मानकीकृत पाठ्यचर्या है इसे अपनाएंगे तो ये तो हमेशा हमारा रॉन्ग होगा। मानकीकृत शब्द हमेशा निगेटिव टैग वर्ड्स है। बेस्ट होगा अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभव को शामिल करेंगे और उनका संचय करेंगे, यानी कि उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर जो कभी उन्हें पहले पढ़ा होगा। मानो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मानो 5 क्लास का बच्चा है तो भाई 5 क्लास के बच्चे को एजेटिक सारी काउंटिंग टेबल्स याद होंगे ही। तो हमने उसे स्टार्टिंग में सिखाया है 2 + 2 कितना होता है। फिर हम धीरे धीरे इसी आधार पे उसे यहाँ पे ये भी चीज़ सिखा देंगे 2 × 2। अब हमें ये सम्स करना है, यानी कि इसके आधार पे अब हम ये करेंगे, या फिर इसके आधार पर हम यहाँ पे 12 और 16 इसे प्लस करेंगे। एजेटिक जैसे ये होता है इसमें हाशिर है, उसी माध्यम से हम ये वाला सम्स करेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे चीज़ रहती है। तो उसके पूर्व अनुभव को देखते हुए उनका संचय करो। सो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। क्लियर? आगे स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 9 है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? उनसे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछे, जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दें, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपें, उनसे सफलता की कम उम्मीदें रखें। तो जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स होते हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन सी एक प्रभावी रणनीति आप अपनाएंगे?
तो सबसे पहले तो आप समझिए जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, देखो प्रतिभाशाली विद्यार्थी वह होते हैं जिसका IQ लेवल 140 प्लस होता है। यह गॉड गिफ्टेड कहलाते हैं। ये बहुत परिपूर्ण होते हैं, इनके अंदर हर एक क्वालिटीज़ होती है, यानी कि ये ठान लेते हैं हाँ मुझे बनना है तो बनना है। मानो किसी बच्चे ने ठान लिया कि मुझे सीटेट पास करना है, क्वालिफाई करना है तो करना है, कुछ भी हो जाओ, धरती इधर से उधर हो जाओ, कुछ भी हो, लेकिन मुझे इस बार सीटेट क्वालिफाई करना है। और कुछ महाशय तो ऐसे हैं ये सोच के बैठे होंगे कि मुझसे सीटेट क्वालिफाई होगा ही नहीं, तो जो ये सोच के बैठ गए वो तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है नहीं। हाँ, जिसने ठाना हुआ है बिल्कुल कि मैं करके रहूँगा, करके दिखाऊंगा, क्वालिफाई करूँगा और वो भी बहुत अच्छे मार्क्स लेके आऊँगा, ठीक है, तो वह आपका यहाँ पे इस तरह का बालक है जो सोचने की समझने की क्षमता बिल्कुल हाई रखता है, उच्च विचार होते हैं, सोच चिंतन तर्क वितर्क काफ़ी बेहतरीन होते हैं। ओके, तो क्या उनसे बहुत ही सरल और आसान, नो, इनसे हम बहुत ही सरल और आसान क्वेश्चन पुटअप नहीं करेंगे, क्योंकि ये इतने भी कमज़ोर नहीं होते कि सरल और आसान ही क्वेश्चन में जो है आपके उलझे रहेंगे। नहीं, इनसे ये बोर होंगे। मानो बस इनसे पूछ लो 2+2 कितना होगा, तो ये बोर हो जाएंगे, क्या पढ़ा रहे हैं सर आप भी। जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय देंगे, नो, यह जानकारी समझने के लिए इन्हें अतिरिक्त समय की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही फास्ट तरीके से कैचिंग करते हैं चीज़ों को, या फिर उनसे सफलता की कोई उम्मीद ना रहे, भाई क्या कह रहे क्यों ना रखे, बल्कि इस तरह के स्टूडेंट्स से तो ये उम्मीद रहती कि ये जरूर जीवन में कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। सो थर्ड ऑप्शन बेस्ट है, उन्हें ऐसे चुनौतीपूर्ण और उच्च कार्य सौंपे जिनमें वो यहाँ पे क्या हो, बोर न हो। मानो अगर सिंपली आप यहाँ से पूछोगे कि 2+6 कितने होते हैं, तो बालक बिल्कुल अवश्य यहाँ पे बोर हो जाएगा जो प्रतिभाशाली बच्चा है। ओके, अगर हाँ आप उससे पूछोगे कि हमें ऐसी संख्या बताओ जो 2 और 3 दोनों संख्याओं से विभाजित होगी, तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें यह इन्हें चुनौती भी करनी होगी एंड यहाँ पे तर्क वितर्क चिंतन भी करेंगे कि हाँ ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है। ऐसा ठीक इसमें थोड़ा इन्हें एक ऐसा समस्यात्मक चीज़ें बनेगी, है ना, और इन्हें करने में काफ़ी इंटरेस्ट होंगे। अगर आप सीधा सा समझ पूछोगे तो ये बोर फील होंगे, इसलिए हमें इनके लिए इस तरह के कार्य इन्हें सौंपने हैं। आगे नेक्स्ट देखो, एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है। वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। क्वेश्चनात्मक है, प्रतिक्रियात्मक है, अधिसंज्ञानात्मक है, फिर शब्दार्थ है। एक टीचर है, स्टूडेंट से उनकी स्वयं की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है, तो वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो एक टीचर विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रतिक्रिया के बारे में सोचने के लिए कहती है, ये होगा अधिसंज्ञानात्मक। देखो एक टीचर है और यहाँ पे स्टूडेंट्स है, मानो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है और इसका नाम है सीमा, चलो किसी को भी ले लेते हैं। तो ये टीचर सीमा से कहती है कि तुम्हें स्वयं खुद सोचना है और खुद ही स्वयं ही चिंतन प्रतिक्रिया के बारे में सोचने के लिए कहती है इनसे, सीमा से, ये टीचर। तो ये क्या करेगी, मानो अपने ही मानो इन्हें कुछ भी सम्स दिया है या फिर कुछ ऐसी यहाँ पे प्रश्नावली दी है जिसे कहा है इस टीचर ने कि आपको स्वयं यह खुद इस पर चिंतन करना है, खुद सोचना है, खुद इसका आंसर ढूंढना है। तो ये क्या करेगी सीमा, मानो अच्छा बढ़िया एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन है, तो इसमें अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी होगी तो फिर यह दूसरी कैटेगरी से उसका आंसर खोजने की कोशिश करेगी, लेकिन हाँ सफल अवश्य होगी। तो जब हम स्वयं किसी की हेल्प नहीं, न भाई मुझे रीता की, मीता की, रीना की, मीना की, राम श्याम किसी की हेल्प नहीं चाहिए। ओके, मुझे स्वयं कहा है चिंतन करने की, स्वयं खुद खोजबीन करने की, सो बेस्ट आंसर होगा। अधिसंज्ञानात्मक वही होता है जब हम खुद अपना कार्य स्वयं अपनी सोच विचार विमर्श तर्क वितर्क के आधार पे करते हैं, तो वह हमारा अधिसंज्ञानात्मक होगा। ओके, आगे देखो नेक्स्ट हमारा 11 क्वेश्चन है, बहुत ही बेस्ट मस्त क्वेश्चन है। विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य होता है मूर्त और अत्यधिक जटिल, अप्रासंगिक है, उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा है, बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं है। तो विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य होता है। तो स्टूडेंट्स कब मोटिवेट होते हैं, कब प्रेरित फील करते हैं, जब कार्य कैसा होता है, मूर्त तो काफ़ी जटिल हो गया है, प्रासंगिक ही नहीं है, बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं है, मूर्त और अत्यधिक जटिल है, नो, बल्कि उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ है। अगर हम बच्चों से पूछें वर्षा के बारे में, वर्षा कि
बारिश क्यों होती है, बादल क्या है? क्या आप बादल हो तो आप खुद सोचें कि अगर मैं बादल हूँ तो मैं कैसे बारिश करूँगा, मैं कैसे बरसाऊँगा, मैं किसानों की हेल्प करूँगा, मैं उनके खेतों में पानी दूँगा, मैं सूखा नहीं पड़ने दूँगा, इस तरह से, ठीक है, मैं सबको पानी की आवश्यकता दूँ। मानो आपको यही कहा गया है कि आप स्वयं बादल बनो, स्वयं खुद। आप ये सोचो मैं बादल हूँ, जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दिया, खुद सोचो कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, प्रधानमंत्री हूँ। आप प्रधानमंत्री बन के स्वयं क्या करेंगे, ठीक है? तो जिसमें हम उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ, हम उन्हें इमेजिनेशंस कराएं कि अगर आप ये हो तो आप क्या कर सकते हो। ओके, मानो कभी कभी ऐसा होता है सोसाइटी में, समाज में, या फिर पूरे इंडिया में कि कुछ ऐसी दुर्घटनाएं घटित होती है, जैसा अभी आपका पहलगाम वाला जो किस्सा है, बहुत बेहद यहाँ पे आपका बहुत ही ज़्यादा भयानक हिस्सा है। ओके, ये जो भयानक किस्सा यहाँ पे अभी फ़िलहाल में हुआ है, तो ये आपका बहुत डेंजरस हिस्सा रहता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर आप वे आतंकवादी होते या फिर जो आप टूर पे गए हैं, अगर आप भी उनके स्थान पे होते तो आप क्या करते? तो यही चीज़ है कि आपकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा होके ये क्वेश्चंस पूछा जाए, या फिर कि ये जो पहलगाम यहाँ पे किस्सा हुआ है, इसमें अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते तो आप क्या करेंगे, आप उन आतंकवादियों के साथ में कैसा बर्ताव करेंगे? तो फिर आप बताएंगे मैं तो नहीं भाई, छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल मार डालेंगे इस तरह से, ठीक है? अपनी अपनी एक्टिविटीज़ बताएंगे। चलिए नेक्स्ट, कथन ए और तर्क है। देखो कथन यहाँ पे और तर्क, एक बच्चे के विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है। क्या बात है, अब बताना है, तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में भी समान ही रहता है, तो विकल्प चूज करना है। तो भाई कथन और तर्क क्या कहता है? कथन पढ़ो, एक बच्चे के विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के, पड़ोस में ही दो बालक है, ये बालक है और एक ये बालक है, इसका भी जन्म उसी दिन होता है, इसका भी जन्म उसी दिन होता है। तो अगर हम ये सोचें कि ये दोनों एक ही दिन पैदा हुए हैं और इन दोनों की अगर हम तुलना करें कि ये यहाँ पे सेम ही एक्टिविटी करेंगे, कि भैया मानो यहाँ पे ये राम है और यहाँ पे ये श्याम है। मानो राम ने चलना जो है यहाँ पे 10 मंथ में, है ना, 10 मंथ में सही से चलना सीख लिया, तो हम श्याम से भी यही उम्मीद रखेंगे कि ये भी 10 मंथ में ही चलना सीखेगा। तो ये क्या है, रोंग है, ये चीज़ें क्या है, रोंग है। भले ही वह दोनों एक साथ पैदा हुए हो, यानी कि एक दिन ही पैदा हुए हो। कभी कभी ऐसा होता है कि गांव है, समाज है, तो भैया किसी का बर्थ एक दिन हो जाता है कि हाँ फलाने, हाँ वहाँ पे उनके यहाँ पे भी जो है एक नन्हा मुन्ना सा बालक है, हमारे घर पे भी नन्हा मुन्ना सा बालक है। या फिर जुड़वा अगर बच्चे की बात करें, वो भी एक समान नहीं हो सकते। तो फिर हम कैसे उनसे तुलना कर सकते हैं कि भाई जब राम बोलना सीखेगा तभी श्याम सीखेगा, ऐसा ठीक वही टाइम होगा, वही दिशा होगी, वही दिन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सबकी अलग अलग क्षमता होती है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी बच्चों का स्वरूप गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है। क्या सभी बच्चे एक दिखने में एक जैसे होते हैं? क्या सभी बच्चों की मातृभाषा एक होती है? क्या सभी बच्चों की सोच, विचार, तर्क, वितर्क, चिंतन, व्यवहार, गुण, क्वालिटी, अवगुण सब एक समान होते हैं? नो, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसलिए कथन भी रोंग है, तर्क भी रोंग है। अब सोचने की ज़रूरत नहीं है, 4 ऑप्शन लगाइए, ए और आर दोनों रोंग है, गलत है। ऐसा थोड़ा ही होता है कि बिल्कुल सेम ही होंगे। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास करवाना चाहिए। वस्तु और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। ऐसी समस्या देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर डिपेंड हो। ऐसी समस्या देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक टीचर्स को क्या करना चाहिए? यही मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 साल की है और जीन प्याजे की अवस्था है, ये आपकी थर्ड वाली है। इनकी 4 अवस्थाएं ये बताते हैं टोटली। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हम बच्चों को अमूर्त संरचनाओं को करने के लिए नहीं कहेंगे, या फिर ऐसी समस्याएं देंगे जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर डिपेंड हो, या फिर ऐसी समस्या देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता इसमें हो। तो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ ये तो अमूर्त चिंतन की होगी ये भी। तो वस्तु और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। तो सबसे बेस्ट क्या होगा? या फिर ऐसी समस्या देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर डिपेंड हो। नो, बल्कि ऐसी वस्तु और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए।
सही आंसर यहाँ पे बी होगा। अब ये भी मत सोचना कि सी ऑप्शन में तो मूर्त सोच पर डिपेंडेंट कहा है, लेकिन यहाँ पे देखो वो जिस तरह की बात की गई है, इसलिए ये यहाँ पे राइट नहीं होगा। सही दिशा में, सही डायरेक्शन में सोचेंगे समझेंगे तो राइट हमेशा आंसर होगा हमारा। लेकिन अगर सोचने की क्षमता, डायरेक्शन ही रॉन्ग होगी तो राइट आंसर नहीं होगा। फिर वही हाल होगा, 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, इस बार नहीं हुआ, ये हुआ, वो होगा, फलाना ढिमकाना। ठीक है, इस तरह मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, बच्चा 7 से 11 साल का है, तो आप इससे इतनी उम्मीद मत रखो कि अभी आपकी भविष्यवाणी कर देगा। ये अभी तर्क वितर्क जो है इस तरह की क्वालिटीज इसमें होगी कि जो सबसे बेस्ट कर पाएगा, तो इतनी उम्मीद अभी इनसे मत रखो। अभी इतने परफेक्ट नहीं हुए, अभी ये सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को देखकर ही इमेजिनेशन कर सकते हैं और सीख सकते हैं। अगर आप इनसे कुछ ऐसे कि बहुत ही हाई लेवल का बताना है तो वो चीज़ इनसे अभी नहीं हो पाएगी, इसलिए सेकेंड ऑप्शन बेस्ट है। ओके।